हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब फ्रेंड्स। हम आज से जुडिशरी के प्रीवियस ईयर्स को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम उठाते हैं बिहार का प्रीलिम्स का जुडिशरी का 2000 का एग्ज़ाम। सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। सार्क में कितने मेंबर्स हैं? हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। कि सार्क में कितने मेंबर्स हैं? टोटल सार्क में 8 मेंबर्स हैं, जिसमें मेजरली हमारा इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, ये हमारे मेंबर्स हैं। सेकंड, एलिजिबल एज ऑफ अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कि प्रेसिडेंट ऑफ के इलेक्शन के लिए एलिजिबल एज कितनी है, कि वो इलेक्शन में खड़ा होने के लिए उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर ऑफ एज मिनिमम होनी चाहिए एज पर द आर्टिकल 58 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहली लेडी प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट लेडी प्रेसिडेंट थी, वुमेन थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी। 1917 में ये बनी थी। लेकिन इंडियन लेडी प्रेसिडेंट कौन थी? क्वेश्चन आ जाए तो अगर इंडियन लेडी प्रेसिडेंट थी तो सरोजनी नायडू थी। वैसी लेडी प्रेसिडेंट एनी बेसेंट थी, लेकिन इंडियन लेडी प्रेसिडेंट जो फर्स्ट थी वो सरोजनी नायडू थी। फोर्थ क्वेश्चन, द फेमस रिवर नाइल बिलोंग्स टू इजिप्ट। वो इजिप्ट से बिलोंग करती है, जो नाइल रिवर है, जो बड़ी रिवर है हमारी। पांचवा क्वेश्चन, इंडिया ऑक्युपाइज फर्स्ट पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। ये 2000 के रिगार्डिंग क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये आज के रिगार्डिंग नहीं है, क्योंकि टुडे ऑनवर्ड्स शुगर केन सबसे ज़्यादा ब्राज़ील और क्यूबा कंट्रीज़ में पाई जाती है, नॉट इन इंडिया। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन का रेट अगर हम देखें तो फ़िलहाल के कंपैरिजन में। देन आगे चलते हैं हम अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पे। द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम इन इंडिया आर फाउंड इन बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम क्या होता है? यूरेनियम इज़ ए रेडियो एक्टिव मटेरियल, जिससे हम ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह चलाते हैं। यूरेनियम, प्लूटोनियम, इस तरीके से। सेवन्थ क्वेश्चन हमारा, द मैन हु डिस्कवर्ड माउंट एवरेस्ट एज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज वाज। कौन था जिसने माउंट एवरेस्ट को ये डिस्कवर किया कि उसकी सबसे लंबी चोटी है हिमालयाज में? कौन था वो? जियोलॉजिस्ट था, सर्वेयर था, एस्ट्रोनॉमर था, साइंटिस्ट था? नहीं, वो जियोलॉजिस्ट था। उसका नाम था कर्नल सर जॉर्ज एवरेस्ट। उसी के नाम पे माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है, कर्नल सर जॉर्ज एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ, विच स्टेडियम पॉपुलरली नोन एज क्रिकेट का काशी। लॉर्ड्स, लॉर्ड्स को हम बोलते हैं क्रिकेट का काशी। गैरी कास्पोरोव इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ। गैरी कास्पोरोव की गेम स्टडीज़ काफ़ी मूवीज़ में भी देखने को मिली हैं और काफ़ी जगह पता भी लग जाता हमें। तो कौन सी है? चेस। गैरी कास्पोरोव रिलेटेड था चेस से। 10th क्वेश्चन, द टर्म थर्ड आई इज एसोसिएटेड विद। थर्ड आई, तीसरी आंख से रिलेटेड है? क्रिकेट से, क्योंकि बोलते तीसरा अंपायर, इस तरीके से। नेक्स्ट हम करते हैं 11th क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम इज रिटन बाय। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी? अब्दुल कलाम आज़ाद ने। 12th क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक शेम। सलमान रशीद ने यह बुक लिखी, शेम। डॉटर ऑफ द ईस्ट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। किसकी ऑटोबायोग्राफी है डॉटर ऑफ द ईस्ट? बेनज़ीर भुट्टो की। बेनज़ीर भुट्टो की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मीन्स किसी पर्सन के ऊपर लिखी गई कोई किताब। देन बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14th क्वेश्चन, बुद्धिज्म बिकेम ग्लोबल रिलीजन ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ। बुद्धिज्म ग्लोबल रिलीजन किसके एफर्ट्स से बना? अशोका के। अशोका ने बुद्धिज्म को कब अपनाया? कलिंगा का युद्ध जीतने के बाद। जब उसने इतनी लाखों लाशें देखी तो उसके बाद उसने बुद्ध रिलीजन को अपना लिया और फिर उसको
एफर्ट्स क्या उसको फेमस करने के लिए। सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी कौन सी है, 15th क्वेश्चन हमारा। सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी हमारी नंदाज की, नंदाज इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग हुज पीरियड इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस, किसके कार्यकाल के दौरान, किस प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान इंडिया को आज़ादी मिली, जो ब्रिटेन के कौन से प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे, क्लेमेंट एटले। क्लेमेंट एटले इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटेन एट दैट टाइम। अजंता पेंटिंग्स डेपिक्ट सीन फ्रॉम, जो अजंता पेंटिंग्स की में है जो पेंटिंग्स, वो कहाँ के सीन्स वहाँ पे गढ़े गए हैं, कौन से किस चीज़ के हैं वो, महाभारत के है, उपनिषद में है, रामायण में से है, नहीं जाताकाज में से लिए गए हैं वो, ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जाताकाज। 18th क्वेश्चन, अर्जुन अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स की फील्ड में देते हैं हम अर्जुन अवार्ड को। द्रोणाचार्य अवार्ड भी हम स्पोर्ट्स की फील्ड में देते हैं, जो देते हैं कोचेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th क्वेश्चन, हाईएस्ट अवार्ड गिवन टू आर्मी पर्सनल फॉर ब्रेवरी, इंडिया में हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, परमवीर चक्र एट द टाइम ऑफ वॉर। एट द टाइम ऑफ पीस कौन सा चक्र है जो हाईएस्ट अवार्ड है, वो है अशोक चक्र। पीस टाइम पे अशोक चक्र और वॉर टाइम पे परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन टू रिसीव द फर्स्ट राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड वाज, पहला कौन पर्सन था जिसको सद्भावना राजीव गांधी अवार्ड दिया गया। दैट पर्सन इज मदर टेरेसा, शी इज मदर टेरेसा, शी इज नो मोर राइट नाउ। 21st क्वेश्चन, द सोलर सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय, सोलर सिस्टम किसने डिस्कवर किया, कोपरनिकस ने किया, केपलर ने किया, आर्यभट्टा ने किया, नन ऑफ दीज, गलीलियो इज द पर्सन जिसने सोलर सिस्टम को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे, ताम्रपत्र क्या है। ताम्रपत्र इज अ आइडेंटिटी, अ टाइप ऑफ आइडेंटिटी जो हम फ्रीडम फाइटर्स को दी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ताम्रपत्र इज दैट थिंग। 23, द बिगेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया, आज के टाइम पे भी बिगेस्ट ट्राइब कौन सी है इंडिया की, गोंड्स, GONDS, गोंड्स। 24, a blindfolded lady holding a balance in her hand in the universal symbol of, जो हम कोर्ट्स में जाते हैं हम देखते हैं कि एक लेडी आंख पे पट्टी बांध के तराजू लेके खड़ी है, वो किस चीज़ का सिंबल है, शी इज सिंबल ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट, द टर्म हाइबियस कॉर्पस इज एसोसिएटेड विद, कौन से सिस्टम से हाइबियस कॉर्पस रिलेटेड है, लीगल सिस्टम से। हाइबियस कॉर्पस इज अ रिट डेट इशूड अंडर आर्टिकल 32 in the Supreme Court, under Article 226 in the High Courts। इसका सिनोनियम एक CRPC में भी है हमारे पास, देखा जाए तो हम देख सकते हैं, तो सेक्शन 96 somehow related, not directly related, somehow related। नेक्स्ट, साउंड डज नॉट ट्रैवल इन, साउंड किस चीज़ में ट्रैवल नहीं कर सकता, वाटर में ट्रैवल नहीं कर सकता, सॉलिड में ट्रैवल नहीं कर सकता। सॉलिड मीन्स लाइक लकड़ी वगैरह या लोहे की कोई रोड वगैरह, गैस के थ्रू साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता, वैक्यूम में नहीं कर सकता, किस में नहीं कर सकता, वैक्यूम इज द राइट आंसर, वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। 27th क्वेश्चन, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द पोल्स इज ग्रेटर देन एट द इक्वेटर, दिस इज बिकॉज, किस वजह से जो पोल्स किसी भी ऑब्जेक्ट का पोल्स पे वेट ज़्यादा हो जाता है इक्वेटर के अकॉर्डिंग, जो हमारे नॉर्थ पोल साउथ पोल है यहाँ पे, क्यों हो जाता है, उसका रीज़न है ग्रेविटेशनल पुल इज़ मोर देन अर्थ सरफेस, कि जो ये पोल्स हैं हमारे वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा हो जाता है अर्थ से, इस वजह से उसका वेट ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर, लेट मी कवर दिस कंप्लीटली।
द वाटर इन पॉन्ड रिमेन्स कूल इवन इन द हॉट समर। क्यों वो पॉन्ड में वाटर समर के दौरान भी इतनी गर्मी होने के बाद भी वो ठंडा का ठंडा ही रहता है? बिकॉज द वाटर एब्जॉर्ब्स हीट मोर रैपिडली देन द एटमॉस्फेयर, कि वाटर हीट को एब्जॉर्ब बहुत जल्दी करता है एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। 29th क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इन दी अर्थन पोट कूलिंग ऑफ द वाटर डिपेंड्स अपॉन। अर्थन पोट में जो हमारा गमला होता है उसमें वाटर की कूलिंग किस चीज़ पे डिपेंड करती है? आउटसाइड टेम्परेचर पे, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी पे, विंड पे, ऑल ऑफ दिस पे। बाहर के टेम्परेचर पे भी, एटमॉस्फेरिक में ह्यूमिडिटी कितनी है हमारी हवा किस तरीके से चल रही है, सारी चीज़ों पे, ऑल ऑफ दिस पे। 30th क्वेश्चन। ग्रीन प्लांट्स इन द सी आर यूजफुल फॉर रेस्पिरेशन ऑफ फिश बिकॉज दे टेक ऑक्सीजन and give out carbon dioxide. They give out oxygen and carbon dioxide simultaneously. They give out oxygen या they give out carbon dioxide. कौन सा राइट आंसर है? किस लिए यूज़फुल होते हैं फिश के लिए जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं सी में? बिकॉज दे गिव आउट ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन निकालते हैं। लाइकवाइज हमारे जो प्लांट्स आउटसाइड हैं, हमारे जो ज़मीन पे हैं, उनकी तरह ही वो सेम वर्क करते हैं। द पल्स रीडिंग इज़ डन बाय द डॉक्टर टू फाइंड आउट। पल्स रीडिंग किस लिए फाइंड आउट करते हैं? जो हमारी हथेली पे हाथ रख के वो देखते हैं कितनी, कैसे, किस चीज़ के लिए करते हैं? हार्ट बीट चेक करने के लिए वो चेक करते हैं। इन हाई माउंटेन रीजन्स ब्लीडिंग थ्रू द नोज अकर्स। हम एकदम से ऊपर पहुंच रहे हैं, हाई माउंटेन्स में जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, काफ़ी हाई एल्टीट्यूड एरिया है, तो हमारे नाक में से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न एक तो ये है कि जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता है और हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। ये रीज़न है एक तो। इसका सी ऑप्शन भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड लिख दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कंपेयर कर रहा हूँ। बी है इसका राइट आंसर। द प्रेशर एट द हाई एल्टीट्यूड इज़ ग्रेटर देन डेट ऑफ प्लेन्स। प्लेन से तो ऑब्वियसली उनका ज़्यादा होता ही होता है, लेकिन जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से हमारे ब्लड से ब्लड ओज्ड आउट हो जाता है, नोज से ब्लड ओज्ड आउट हो जाता है। 33 विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी कोऑर्डिनेट्स द वेरियस फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। एक साथ कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जो सारों से एक साथ साइमल्टेनियसली संभालता है सबको? ब्रेन, ऑब्वियसली सी बात है। द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी इज। ह्यूमन ब्यूटी के साथ जो साइंस स्टडी कर रही है हमारी ह्यूमन ब्यूटी को, उसे क्या बोलते हैं? कैलोलॉजी। ए। ड्यूरिंग स्लीप ब्लड प्रेशर ऑफ अ मैन इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कंसोल, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। क्या राइट आंसर है? इट इज डिक्रीज, वो कम होता है हमेशा। सन रेज इन द मॉर्निंग आर लेस हॉट देन एट द नून। मॉर्निंग में जो सन रेज है वो बहुत कम हॉट होती है एज कंपेयर टू द आफ्टरनून या नून में। क्यों? क्योंकि जो हमारा इक्वेटर है वो घूमता रहता है। रेज इन द मॉर्निंग ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंस देन द नून, लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं वो, इस वजह से। 36th क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं 37th की। इन द ह्यूमन बॉडी मोस्ट ऑफ द डाइजेशन अकर्स स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी सारी डाइजेशन अकर होती है। सी इज़ द राइट आंसर। 38 फ्रूट्स कीप फ्रेश इन रेफ्रिजरेटर फॉर लॉन्गर पीरियड। फ्रूट जो है हमारे वो रेफ्रिजरेटर में फ्रेश रहते हैं। क्यों रहते हैं? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि जो लो टेम्परेचर है बायोकेमिकल की वजह से वो लो रेट को मेंटेन करके रखता है। बी इज़ द राइट आंसर। एट लो टेम्परेचर बायोकेमिकल प्रोसेस प्रोसीड्स एट लो रेट। 39 लूनर एक्लिप्स अकर्स व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून। जब धरती चंद्रमा और सूरज के बीच में आ जाती है उसे लूनर एक्लिप्स कहते हैं। और सोलर एक्लिप्स किसे बोलते हैं? जब धरती और सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाता। अभी थोड़े दिन पहले लगा था, सदी का सबसे बड़ा। 40th
आफ्टर टेकिंग हैवी डाइट वन एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। बहुत सारा खाना खाने के बाद ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि डायफ्राम है जो हमारा, वो बहुत मुश्किल से मूव कर पाता है। ए इज़ द राइट आंसर। 41 विच मेटल इज मिक्सड विद गोल्ड वाइल मेकिंग ऑर्नामेंट्स। गोल्ड के साथ कौन सा मेटल मिक्स करते हैं? कॉपर को मिक्स करते हैं, जिसके कारण वो मजबूत भी हो जाता है और वो चमकता भी ज़्यादा है। जितना चमकेगा समझ लो उतना कॉपर ज़्यादा मिक्स है। 42 एप्पल मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर वाज डैट इट वाज अ वेदर सैटेलाइट, एन इंडियन सैटेलाइट, अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या थी तो वो इंडियन सैटेलाइट, लेकिन वो इंडिया से लॉन्च ना करके किसी यूरोपियन कंट्री से लॉन्च की गई थी, इसलिए राइट आंसर इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। वो जियो स्टेशनर के लिए एस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फेमस है हमारा, द कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो वॉज फर्स्ट गिवन बाय। सबसे पहले किसने दिया? राइट, कहीं कहते हैं इजिप्टियंस ने भी दिया, इजिप्ट से भी आया और इंडिया से भी आया। बेसिकली राइट आंसर हम इंडिया को ही मानते हैं, आर्यभट्टा को हम। 44 अ फ्यूज वायर इज यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू। फ्यूज वायर क्यों यूज होती है? टू प्रिवेंट टू हाई एन इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पासिंग थ्रू दी सर्किट। जो हमारे फ्यूज़ होते हैं जो मीटर के साथ में लगे रहते हैं, उनको क्यों यूज़ करते हैं उसमें फ्यूज़ वायर? जब एकदम से बहुत ज़्यादा करंट आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली वो तार वहाँ से बर्न हो जाए, जल जाए और आगे वो पास हो ना पाए इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए फ्यूज़ वायर को हम यूज़ करते हैं फॉर दी प्रिवेंशन। इसलिए देखते हैं उसमें बहुत छोटी ही पतली ही तार यूज़ करते हैं हम, नॉट बड़ी, क्योंकि बड़ी होएगी तो वो उसके हार्म को बियर भी कर सकती है, इस वजह से। 45th क्वेश्चन देखते हैं हम। डिस्टेंस इन नेविगेशन इज मेजर्ड इन। नेविगेशन हमेशा हम समुद्र में यूज़ करते हैं और वो हमेशा वहाँ पे नॉटिकल माइल्स होते हैं। ए इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा पानी सबसे अच्छा है इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए? वार्म वाटर, ना ठंडा ना प्योर ना डिस्टिल्ड, वार्म वाटर इज द राइट आंसर। रेटिना इन द आई एक्ट एज लेंस इन द कैमरा। एक तरीके से लेंस का काम करती है कैमरे में, जो रेटिना है हमारी आँखों में। द प्रीशियस स्टोन डायमंड इज़ नथिंग। क्या किस चीज़ का बना होता है डायमंड? हमने सबने देखा, बहुत उस पर प्रेशर पड़ता है, वो दबा रहता है, पहले कोल में होता है और धीरे धीरे कन्वर्ट होता है। तो क्या होता है वो कोल भी? कार्बन इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन। सी इज़ द राइट आंसर। 49 द गैस यूज इन सोडा वाटर इज कार्बन डाइऑक्साइड। जो सोडा हम खोलते हैं एकदम से फस की आवाज़ आती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी थ्रू रेड ब्लड सेल। आरबीसीज के थ्रू हमारे ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ तक था हमारा जीके का पार्ट, जो बिहार में जीके आती है, जीके का पार्ट। आगे हमारा है लो, सारा का सारा हमारा लो स्टार्ट होता है। एविडेंस एक्ट दे दिया है इन्होंने। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, 51st क्वेश्चन एविडेंस एक्ट है। एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डज नोट अप्लाई टू प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर, ठीक है। डज नॉट अप्लाई टू अपील्स, नहीं, ये भी नहीं। अपील्स पे भी आता है क्योंकि अपील के प्रोविजंस भी हैं हमारे पास 167 के अकॉर्डिंग, जो ट्रायल्स वगैरह कंक्लूड हो रखे हैं वो उनके रिगार्डिंग। इज़ ए बेसिकली सब्सटेंटिव लॉ, नो इट्स अ प्योर लॉ। एडजेक्टिव लॉ, प्रोसीजर लॉ, तो क्या है? डज नॉट अप्लाई टू द प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर। 52 whenever it is provided in the Indian Evidence Act the court may presume a fact। सेक्शन 4 बोल बता दिया इन्होंने यहाँ पे प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स का। मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ डेट फैक्ट। मे मीन्स प्रोवाइडेड बाय एक्ट, जो एक्ट प्रोवाइड करता है। सेक्शन 4 में डेफिनेशन में प्रिज्यूम की मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ डेट। वो बुला भी सकता है, हाँ कहाँ पे है ये प्रिजम्पशन, दिखाओ मैं देख लेता हूँ एक्ट में कहाँ पे है ये चीज़। मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ डेट फैक्ट। 53 क्वेश्चन, अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एडमिशन एंड कन्फेशन हैव द डिफरेंट मीनिंग। हर एडमिशन और कन्फेशन जो डिफाइन है उनका अलग अलग मीनिंग है, सेम मीनिंग नहीं है उनका। तो बी इज़ द राइट आंसर। इसका सी और डी भी देख लेते हैं हम क्या है।
सी है एडमिशन आर मैटर इन क्रिमिनल ट्रायल, नहीं, एडमिशंस आर मैटर इन क्रिमिनल ट्रायल, कन्फेशंस आर मैटर इन सिविल ट्रायल। बोथ को इन्होंने एडमिशन को क्रिमिनल से रिलेट कर दिया, कन्फेशन को सिविल से रिलेट कर दिया। नो, मैच ही नहीं हो रहा। 54 रेलेवेंट एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अलोन किस चीज़ के लिए होती हैं वो? आर नॉट सफिशिएंट टू चार्ज एनी पर्सन विद लाइबिलिटी। ये कहाँ है? सेक्शन 34 है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो क्लियरली कहता है जो रेलेवेंट एंट्रीज है ना बुक ऑफ अकाउंट में, वो सफिशिएंट नहीं है किसी पर्सन को चार्ज लगा दे, चार्ज उस पर पुट कर दे कि हाँ ये एंट्रीज आ रही है तो ठीक है, ये भी नहीं बोलो, उठाओ इसको भी अंदर डालो, नहीं। आर नॉट सफिशिएंट टू चार्ज एनी पर्सन विद लाइबिलिटी, ये क्लियरली स्टेट है सेक्शन 34 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट, the question before the court of wreck of a ship, protest made by the captain, attendance cannot be produced। क्वेश्चन आया कोर्ट के सामने रैक ऑफ शिप का, कि उसका शिप का रैक कहाँ गया। प्रोटेस्ट कैप्टन ने बताई ये चीज़ ऐसे ऐसे हुई, तो अटेंडेंस उसकी प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। उसके लिए हमारे पास सेक्शन 32 का क्लोज एच है जो कहता है इट इज़ अ रेलेवेंट फैक्ट। सेक्शन 32 जिसका फर्स्ट क्लोज को हम डाइंग डिक्लेरेशन के साथ पढ़ते हैं कि कोई आदमी मर जाता है तो वो उसके बाद उसकी क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। अब वो शिप है, उसने उसका रैक है, वो कैप्टन कहाँ से आएगा, वो उसकी डेथ ही हो चुकी है तो इस टाइम पे तो रेलेवेंट फैक्ट है 32 के एच के अकॉर्डिंग। एच फॉर हैन, H for horse। Then 56 in criminal case the fact that person accused is of good character is a relevant fact। सेक्शन 53 क्लियरली हमारे पास कि वो गुड करेक्टर का है, इसके लिए हम रेलेवेंट फैक्ट एविडेंस दे सकते हैं। कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैन बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस, सेक्शन 61 ऑफ द एविडेंस एक्ट, कि डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट को कैसे प्रूव करेंगे? बाय प्राइमरी एविडेंस, प्राइमरी नहीं है तो सेकेंडरी देंगे, 65 में आ रहा है तो उसके सेकेंडरी को दे देंगे हम। नेक्स्ट 58 व्हेन ए डॉक्यूमेंट परपटिंग टू बी ए पावर ऑफ अटॉर्नी ड्यूली ऑथेंटिकेटेड एज रिक्वायर्ड बाय लॉ, कोई डॉक्यूमेंट है पावर ऑफ अटॉर्नी है, क्या वो ड्यूली ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है? तो कोर्ट सेक्शन 85 के अकॉर्डिंग शैल प्रिज्यूम करेगा, शैल प्रिजम्पशन है ये हमारी 85 में कि जो उसकी एग्जीक्यूशन है ऑथेंटिकेशन सही हुई है, ये प्रिजम्पशन है हमारी। देन 59 बर्डन ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस of circumstances bringing the case within the general exception in the IPC upon the accused, कि वो जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट लेना चाहता है एक्यूज, तो किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होएगा? एक्यूज के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होएगा। कौन सा सेक्शन कहता है ये चीज़? 105 कहता है एविडेंस एक्ट का 105। नेक्स्ट चलते हैं 60th क्वेश्चन पे। Admissibility of evidence is to be decided by section 136 of Indian Evidence Act। कौन डिसाइड करेगा? जज डिसाइड करेगा। तो विच इज़ द राइट आंसर? बी इज़ द राइट आंसर बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 136। A is accused before the court of session of attempting to murder of police officer while on his trial before B a session judge। एक accused है कोर्ट ऑफ सेशन के सामने वो मर्डर करने के अकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर का अपने ट्रायल के दौरान, तो क्या ए को एग्जामिन कर सकते हैं? यस, सेक्शन 121 एविडेंस एक्ट हमको प्रोवाइड करता है ए कैन बी एग्जामिन एज टू व्हाट अक्कड़ की क्या हुआ था उस टाइम पे। सेशन जज को हम एग्जामिन कर सकते हैं। ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ पास्ड बाय द असिस्टेंट सेशन जज। नो, असिस्टेंट सेशन जज कितनी पास कर सकता है? लाइफ तो पास ही नहीं कर सकता। इज बियॉन्ड हिज पावर, क्या कौन सा सेक्शन? सेक्शन 28 ऑफ CRPC ये चीज़ बताता है। इन सर्टेन केसेस एनी पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट। यस, कोग्निजेबल केस में
कर सकता है, वो कोग्निजेबल केस में अरेस्ट कर सकता है। बी इज द राइट आंसर। 64, एनी प्रॉपर्टी विच में बी अलीज्ड और सस्पेक्टेड टू हैव बीन स्टोलन, कि वो चोरी हो गई है और सस्पेक्टेड है कोई भी पर्सन, तो उसे सीज कर सकता है। कौन कर सकता है? बाय पुलिस ऑफिसर। कहाँ लिखा गया है? सेक्शन 102 ऑफ CRPC। इफ ए हस्बैंड हैज़ contracted marriage with another woman or keeps a mistress, ये just and ground for his wife to refuse to live with him। ये कहाँ लिखा है? सेक्शन 125 ऑफ द CRPC। ये एक सही ग्राउंड है वाइफ का, ए इज़ द राइट आंसर, कि वो मना कर सके मैं तेरे साथ नहीं रहेंगे, तो दूसरी शादी करके और मिस्ट्रेस रख रहा है या तो 66 क्वेश्चन देखते हैं आप। ए मजिस्ट्रेट मेकिंग एन ऑर्डर ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, कि वो कितना अल्ट्रेशन कर सकता है मेंटेनेंस के ऑर्डर में। पहले 2000 से पहले था 500 रुपये, लेकिन 2005 में अमेंडमेंट होगी, नो लिमिट प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, ये 2000 के अकॉर्डिंग ए राइट आंसर, लेकिन 2005 में अमेंडमेंट हो गई है, तो कोई लिमिट नहीं है, वो कितना भी बढ़ा सकता है, कितना भी घटा सकता है। 67, where two courts subordinate to the same high court and have taken cognizance of the same offence and a question arises which of them shall try the offence। एक हाई कोर्ट के अंदर दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सपोज पानीपत और करनाल, दोनों एक केस को ट्राई करने लगे, कन्फ्यूजन है कि कौन किसके अंदर जुडिक्शन में, और दोनों ट्राई कर दे, तो कौन डिसाइड करेगा उनका क्वेश्चन? ये हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। ये चीज़ कहाँ दी गई है? सेक्शन 186 ऑफ द CRPC। तो विच इज़ द राइट आंसर? राइट आंसर इज द सी, द क्वेश्चन शैल बी डिसाइडेड बाय द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट कौन सा हुआ कंसर्न? हरियाणा से रिलेट कर दे पानीपत और करनाल को, तो पंजाब एंड हरियाणा का जो ज्वाइंट हाई कोर्ट है वो डिसाइड करेगा। 68 क्वेश्चन, इफ़ अ कंप्लेंट इज राइटिंग if complaint in writing is to made to magistrate who is not competent to take cognizance of the offence, कंप्लेंट मेड कर दी मजिस्ट्रेट को जो कम्पिटेंट नहीं था लेने के लिए कोग्निजेंस, तो वो क्या करेगा? सेक्शन 201 है इसका राइट आंसर। वो क्या करेगा? डी इज़ द राइट आंसर। ही शैल रिटर्न इट फॉर प्रेजेंटेशन टू द प्रॉपर कोर्ट विद एन एंडोर्समेंट टू दैट इफेक्ट। एंडोर्स कर देगा कि ये प्रॉपर कोर्ट में जानी चाहिए और रिटर्न कर देगा, वो प्रॉपर कोर्ट में ले जाएंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 क्वेश्चन हमारा, बेल टू ए पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट, कौन दे सकता है? अरेस्ट होने से पहले ही बेल दे रहे, कहाँ दे सकते हैं हम? सेक्शन 438 ऑफ CRPC है हमारा। कौन दे सकता है? हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन दे सकता है। इस पे मैंने वीडियो भी बना चुका हूँ मैं। 70, एन अपील अगेंस्ट एक्विटल मेड बाय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल लाई टू, अपील अगेंस्ट एक्विटल, अपील अगेंस्ट एक्विटल कहाँ पे लगेगी? कोर्ट ऑफ सेशन में लगेगी। कौन से सेक्शन के अंदर लगेगी? सेक्शन हमारा होएगा सेक्शन 378। नेक्स्ट, द रजिस्ट्रार ऑफ प्रोविंशियल स्मॉल कोज कैन when conferred with jurisdiction of the state government, now CPC start, कि जो रजिस्ट्रार है प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज का, वो कन्फर्ड कर सकता है जुडिक्शन। उसको क्या क्या जुडिक्शन कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है। क्या देगी वो? बी इज द राइट आंसर। सेक्शन 7 है इसका हमारा CPC, कि ट्राई सूट्स अपॉन लिमिटेड पेक्यूनरी जुडिक्शन, उसकी लिमिटेड पेक्यूनरी जुडिक्शन को डिसाइड कर देगी स्टेट गवर्नमेंट कि आपकी इतनी पैसे तक की लिमिट, आप यही वाले केस ही ट्राई करोगे। फिर सेक्शन 7 ऑफ CPC ये चीज़ बताता है हमें। 72, ए कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज अंडर द प्रोविंशियल स्मॉल कोर्ट्स एक्ट सेक्शन 7 अगेन कैन टेक कोग्निजेंस ऑफ ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। क्यों वाई इज द बी इज द राइट आंसर? देखते हैं। कैन नॉट टेक कोग्निजेंस ऑफ सूट स्पेसिफाइड इन दिस सेकेंड स्केड्यूल, वो कोग्निजेंस नहीं ले सकता। कैन एंटरटेन क्रिमिनल कंप्लेंट, क्रिमिनल तो वैसे ही नहीं ले सकता। कैन डिसाइड मैट्रिमोनियल केसेस ऑल्सो, मैट्रिमोनियल भी नहीं ले सकता। तो ऑल टाइप ऑफ सिविल नेचर के केसेस आ जाएंगे टू सर्टेन पेक्यूनरी लिमिट्स जो हमारी डिस्क्राइब।
73 प्रोवेंशियल स्मॉल कॉजेज एक्ट अगेन सेक्शन 7। कैन ट्राई ए सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, नहीं कर सकता। कैन ट्राई ए सूट रिलेटिंग टू मॉर्गेज, हाँ हो सकता है। कैन ट्राई ए सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट यूनियन एंड स्टेट, ये भी नहीं कर सकता। ए और सी एक साथ दे दिया इन्होंने। कैन ट्राई ए सूट ऑफ डैमेज फॉर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, नहीं कर सकता। बी इज द राइट आंसर। 74 एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ प्रोवेंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट इफ अपीलेबल शैल बी मेड, अगर कोर्ट ने कोई डिसाइड कर दिया, स्मॉल कॉजेज कोर्ट ने सेक्शन 7 में उसने डिसाइड कर दिया, इस जो हम सेक्शन 7 बोल रहे हैं इसके साथ में हमने ऑर्डर 50 भी पढ़ना है सीपीसी का, वो उसमें इसके रूल्स प्रिस्क्राइब है। उसने कोई ऑर्डर दे दिया, उसकी अपील अगर अपीलेबल है वो ऑर्डर, तो कहाँ लगाएंगे हम, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसकी हम अपील लगाएंगे। 75th सेव एज प्रोवाइडेड बाय द प्रोवेंशियल स्मॉल cause court act a decree or order made under the provision of the said act shall be appealable। ये भी सेक्शन 7 कहता है कि कोई भी डिक्री और ऑर्डर है और अगर एक्सेप्शन में आ रहा है, सेव एज प्रोवाइडेड बाय द प्रोविंशियल स्मॉल कोज एक्ट, उसने अपने एक्ट में लिख दिया गया है, तो वो अपीलेबल नहीं होएगी। अगर नहीं लिखा है तो दैट डिक्री इज अपीलेबल। 76 say which of the following suits are accepted from the cognizance of provincial small cause courts। कौन सा नहीं आ सकता उसमें, सूट ऑब्टेन टू इंजंक्शन नहीं, सूट टू रिस्ट्रेन वेस्ट, अ सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ रेंट अदर देन हाउस रेंट, कि कोई उसने किराया लेना है पर हाउस रेंट नहीं है वो, क्योंकि हाउस रेंट के लिए हमारे पास स्पेसिफिक एक्ट है, सबका रेंट कंट्रोल एक्ट होता है, हरियाणा का भी रेंट कंट्रोल है, दिल्ली का भी रेंट कंट्रोल एक्ट है। अगला क्वेश्चन, कॉन्सिलेशन एंड आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 स्टार्ट हो गया हमारा अब यहाँ से। कोर्ट एज डिफाइंड इन द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट, इसका पहला ही आंसर है। वाई? क्योंकि हमारे पास इसका क्लियर डेफिनेशन क्लोज है, सेक्शन 2 क्लोज 1 सब क्लोज ई मीन्स द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ द जुडिक्शन इन डिस्ट्रिक्ट एंड इंक्लूड्स द हाई कोर्ट। जो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट है मतलब डीजे का कोर्ट है वो, और हाई कोर्ट को भी इंक्लूड कर रहे हैं हमारा, वो कोर्ट में यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट में हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 78th क्वेश्चन हमारा, मैटर्स क्लियरली इलीगल और प्योरली क्रिमिनल, मैटर जो क्लियरली इलीगल है और प्योरली क्रिमिनल है वो नहीं आएंगे, कैन नॉट रेफर टू आर्बिट्रेशन। बी इज द राइट आंसर। 79 स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑफ लॉ इन आर्बिट्रेशन, स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑफ लॉ, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है हमारे यहाँ क्या आर्बिट्रेशन में आ सकते हैं, कैन नॉट बी रेफर टू आर्बिट्रेशन, वो डिसाइड नहीं करेगा क्वेश्चन ऑफ लॉ, वो तो सिर्फ जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है उसके बेस पर डिसाइड करेगा। ए पार्टी टू आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या कर सकती है, कैन अप्लाई एट एनी स्टेज बिफोर पासिंग ऑफ द डिग्री। इसमें क्या है, ये जैसे पुराना क्वेश्चन पेपर है तो इसमें न्यूली 2018 की जजमेंट्स आ गए सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि चाहे पार्टी खुद से बोले या ना बोले, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मजिस्ट्रेट, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सिविल जज वेदर जूनियर डिवीज़न और सीनियर डिवीज़न, कि वो डिसाइड करेंगे कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है या नहीं है। अगर WS फाइल होने के साथ में भी अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आ जाता है या बाद में भी आ जाता है, इश्यू ऑफ प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले जो हमारा है, जो हमारे फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ हैं तभी भी आ जाता है, तो भी हम उसको रेफ़र कर देंगे आर्बिट्रेशन में, क्योंकि हमारा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, थोड़ा ही तो डिले हुआ है, इसलिए हम उसको रेफ़र कर देंगे इसमें। तो इस क्वेश्चन को फिर हम इस तरीके से छोड़ देते हैं, तो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ के रिगार्डिंग देख के चलते हैं। 81 पार्टीज टू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कैन नॉट अपॉइंट मोर देन 2 आर्बिट्रेटर, आर फ्री टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर प्रोवाइडेड दैट सच नंबर शैल नॉट बी एन इवन नंबर, कैन नॉट अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, कैन अपॉइंट एन अनइवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर। तो इसका बी इज़ द राइट आंसर। फ्री है डिटरमाइन करने के लिए जितने मर्जी हों, पर इवन नंबर में नहीं होने चाहिए। 82 एन आर्बिट्रेटर मस्ट बी अ पर्सन ऑफ इंडियन नेशनैलिटी, मे बी माइनर, मे बी ऑफ एनी नेशनली
अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टी, मे बी पर्सन इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर। सी इज द राइट आंसर। किसी भी नेशनलिटी का होना चाहिए बट पार्टी एग्रीज होनी चाहिए। ये हमारा सेक्शन 11 है। जो 81 डिस्कस किया था उसके लिए हमारा सेक्शन 10 है। 83 एन आर्बिट्रेटर, पहला देख लेते हैं। कैन बी रिमूव्ड इफ ही इज नॉट इंसॉल्वेंट, कैन बी रिमूव्ड he is appeared as witness in prosecution in secret proceedings against the party seeking to revoke. Next, can be removed even if he is not guilty of misconduct, can be removed if he is found to be indebted to a party। तीन क्लोज एक तरीके से नेगेटिव में है, एक है पॉजिटिवली, कैन बी रिमूव्ड इवन इफ ही इज नॉट गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। तो सी इज़ द राइट आंसर। वाई सी इज़ द राइट आंसर? क्योंकि पार्टीज़ की परमिशन से ही तो हम उसे अपॉइंट कर रहे हैं और पार्टीज दोनों चाहें तो उसे हटा भी सकती हैं। नाउ कमिंग टू द 84, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी बाउंड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। यस, दिस इज द राइट आंसर। बाकी पढ़ लेते हैं। शैल फॉलो द कोड ऑफ प्रोसीजर, नहीं। शैल फॉलो द इंडियन एविडेंस एक्ट, नहीं। शैल फॉलो द आर्बिट्री प्रोसीजर। आर्बिट्री प्रोसीजर जो उसका जनरली प्रिस्क्राइब है वो तो फॉलो करेगा, लेकिन मेन है एविडेंस एक्ट और CPC को वो फॉलो नहीं करेगा। 85, रिफ्यूजिंग एन एडजमेंट आस्क्ड फॉर विदाउट सफिशिएंट कोज विशिएट द प्रोसीडिंग्स। एडजमेंट मांग रहे हैं लेकिन वो दे नहीं रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? सफिशिएंट रीज़न है, फिर भी नहीं दे रहा है, तो विशिएट कर देगा प्रोसीडिंग्स को, क्योंकि वो आगे प्रोसीड कर देगा। एडजमेंट नहीं देगा तो उसकी वो अपनी एडवोकेट अपनी प्रोसीडिंग्स नहीं कर पाएगा और आर्बिट्रेटर आगे प्रोसीडिंग्स बैठा देगा, तो विशिएट दी प्रोसीडिंग्स। 86, द सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। यस, सेक्शंस जो सब्सटेंटिव पार्ट है CPC का हमारा, सिर्फ उसे पार्लियामेंट ही अमेंड कर सकता है, लेकिन जो प्रोसीजर पार्ट्स है, जो हमारे ऑर्डर्स एंड रूल्स है, उसको हाई कोर्ट भी कर सकता है। ये उनको अमेंड करने का प्रोसीजर है हमारा सेक्शन 121 टू 131 ऑफ CPC में प्रिस्क्राइब्ड है, कैसे उसके रूल्स और ऑर्डर्स को बनाना है, हाई कोर्ट कैसे बनाएगा। नाउ नेक्स्ट 87, द ऑर्डर्स एंड रूल्स ऑफ द फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ द कोड ऑफ CPC। ऑर्डर और रूल्स हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में, वो क्या करते हैं? आर मियर गाइडेंस, क्या सिर्फ गाइडेंस है? विल प्रीवेल ओवर द प्रोविजन ऑफ सेक्शंस, क्या सेक्शन के ऊपर जाते हैं? कैन नॉट ओवरराइड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन, क्या सेक्शंस को ओवरराइड नहीं करेंगे? द कोर्ट्स कैन नॉट बाउंड टू फॉलो देम, क्या कोर्ट उनको बाउंड नहीं है फॉलो करने के लिए? सी इज़ द राइट आंसर। सी कि वो सेक्शंस को ओवरराइड नहीं कर सकते क्योंकि पार्लियामेंट उनको बनाता है और वो सब्सटेंटिव पार्ट हैं। हमेशा सेक्शंस ओवरराइड करेंगे उसको प्रोसीजरल पार्ट को। ये हमारा राइट आंसर क्या है 87 का? सी। 88, सब्जेक्ट टू द पेक्यूनरी और अदर लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ सूट्स फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ whose local jurisdiction of property is situated। D is the right answer, section 16 of CPC, section 16। now next चलते हैं 89 क्वेश्चन पे, रेस जुडिकाटा। द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा applies to execution proceedings। yes, it is one of the explanation। ये explanation हमारी सेक्शन 11 की एक एक्सप्लेनेशन है हमारी। compensatory cost in respect to the false or vexatious claims or defense can be awarded up to 3000। section 35A of the CPC is the right answer। 3000 तक दे सकते हैं अगर झूठा कोई केस करता है हमारे ऊपर। compensatory cost है ये, section 35A of CPC। books of account are liable to be attached and sale in execution of decree। no। are not liable to be attached and sale in execution of decree। yes, section 60 is the right answer। section 60 of CPC, B is the right answer इसका। 92, an appeal shall lie from all orders passed by the court। appeal कर सकते हैं हम from all order passed by the court only from the such order as provided by the CPC, from none of the order passed by the district or from the none of the decrees passed by the district courts। B is the right answer because section 104 and read with order 43
इसलिए बी इज़ द राइट आंसर। 104 में जो डिफाइन है उसमें हम अपील कर सकते हैं, ऑर्डर 43 में जो डिफाइन है ऑर्डर्स उन पे हम अपील कर सकते हैं, तो बी इज़ द राइट आंसर। 93 क्वेश्चन हमारा, द कोड ऑफ CPC, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, exempt minister of state from personal appearance in the court, yes, okay, does not exempt any person from personal appearance in court, नहीं ऐसा नहीं है। exempt advocates from personal appearance in the courts, ऐसा भी नहीं है। exempt municipal commissioner from the personal appearance in the courts, नहीं। exempt ministers and states from the personal appearance in the court, section 133 of the CPC is the right answer. Next, a plaintiff can unite several cause of action in the same suit, cannot unite कर सकता है, जनरली ये गलत है। कैन यूनाइट सेवरल कोज ऑफ एक्शन इन दी सेम सूट अगेंस्ट दी सेम डिफेंड, यस। ऑर्डर टू रूल 4, ये ठीक है। यूनाइट वन सम कोज ऑफ एक्शन इन सूट, नहीं। यूनाइट ओनली द क्वेश्चन ऑफ लॉ, नहीं। बी इज़ द राइट आंसर, ऑर्डर टू रूल 4, क्योंकि ऑर्डर 5 और जो 6 है उसमें स्पेसिफिक डिफाइन है कि उन वाली चीज़ों को हम यूनाइट कर सकते हैं कोज ऑफ एक्शंस को। 95, the court can allow amendment of pleading at any stage of the proceeding, yes, right answer, A is the right answer. Order 6 rule 7, order 6 rule 7 amendment of pleading, नहीं, order 6 rule 7, no, order 6 rule 7, not the rule 7, order 6 rule 17, सॉरी मैं गलत बोल गया, rule 17, order 6 rule 17 is the right answer. Next, the court has power to record admission of parties at any stage of the proceedings, have power to record admission only on issue of law, has power to record admission parties at any stage of the proceedings, cannot record admissions at all. So right answer is C by virtue of order 12, order 12 की वजह से हमारा C is the right answer. No court shall order to attend कोर्ट इन पर्सन टू गिवन एविडेंस, ये क्वेश्चन ही गलत है, ये 50 किलोमीटर्स आना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे 50 माइल्स आना चाहिए, 50 माइल्स इज द राइट आंसर. 98, एफिडेविट्स टू बी फाइल्ड इन कोर्ट कैन बी authenticated by minister of state, no, cannot be authenticated except by the judge presiding, authenticated by the judge, magistrate or notary, yes. Section 139 of the CPC, section C is the right answer. C is section 139 की वजह से C is the right answer. 99, an application for review of an order or a decree can be made to the court that made the order or passed the decree by virtue of section 1114. 114 में रिव्यू है CPC में, उसकी वजह से हम सेम कोर्ट में ही अप्लाई करेंगे जिसने पास किया है. रेफरेंस 113, रिव्यू 114, रिवीजन 115. 100 क्वेश्चन, इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट्स कैन बी एक्सरसाइज for the end of the justice to prevent the abuse of the process of the courts, even when there is a specific provision in the CPC to help a party to defeat the end of justice. For the end of the justice to prevent the abuse of process of power, section 151 इनहेरेंट पावर है हमारी 151 ऑफ द CPC में. ये हमारा आज का क्वेश्चन टॉपिक था फ्रेंड्स. तो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन पेपर, कौन से स्टेट का क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस करूं उस पर कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.